नमस्कार, स्वागत है आपकी टीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से कविता और प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए। तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, एक फोन लाइन नंबर हम आपको दे रहे हैं, उस पर आप अपने कॉल कीजिए या फिर आप हमें अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। और सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर यानी कि एक्स के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर भी आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे होंगे, तो वहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम इस शो में शामिल करें। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो कि आपकी मदद करेंगे आपके सवालों में। लेकिन बाजार पर एक बार पहले नज़र डाल लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंसोलिडेशन में बाजार कारोबार कर रहा है। हालांकि शुरुआती सेशन में हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे थे, लेकिन उसके बाद उन स्तरों से थोड़ा नीचे आया, मुनाफा वसूली है और अब कंसोलिडेशन एक रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है इस वक्त। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 280 अंकों की वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी कमजोरी हावी है और ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। करीब 1300 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज डिवीज लैब ऊपर है करीब 1.5%। कोल इंडिया में मजबूती है, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल और एनटीपीसी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं कमजोरी आज है सन फार्मा में 2.5% नीचे। टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। तो आज बाजार का मूड देखें तो काफ़ी दायरे में है और सभी सेक्टरल इंडेक्स ऐसे ही रेंज में कारोबार कर रहे हैं। एनर्जी, सरकारी कंपनियों में थोड़ी तेज़ी है। टाटा ग्रुप के शेयरों में आज हम तेज़ी देख रहे हैं, पावर शेयर भी चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी, बैंक, आईटी, ये सब हैवी वेटेज जो आज इंडेक्स हैं वो सभी आज कमज़ोरी के साथ करीब 0.5% कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार इस वक्त दायरे में है, थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा बाजार बंद होते होते क्या लेवल्स हम देखते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बार बार बता रहे हैं कि ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी अच्छा लग रहा है, डेटा अच्छे हैं मार्केट के। तो ये जो थोड़ा बहुत डिप्स मिल रहा है आपको, खरीदारी करने की सलाह आपको तमाम एक्सपर्ट दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, मेहमानों को शामिल करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इस वक्त रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अंशुल, आपसे तो सुबह भी हमारी बात हो रही थी और आपका भी यही कहना था कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको खरीदारी के मौके की तरह देखिए। अभी ये जो लेवल्स फिलहाल दिख रहे हैं, जो फॉर्मेशन है बाजार का, उसमें भी क्या आपका व्यू सेम ही रहेगा या कुछ बदलाव करेंगे अपने स्टॉप लॉसेस में? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार गीता जी, नमस्कार प्रशांत जी। देखिए सुबह पूजा जी, जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में डिप आएगा तो डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो पिछले 1 घंटे का लो रिजेक्ट होके हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो इमीडिएटली एक रिजेक्शन का साइन है। यानी यहाँ से बुल्स टेक ओवर करने के लिए एकदम तैयार हैं। हैमर को ब्रेकआउट भी मिला है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे यहाँ 48,900 तक के टारगेट इमीडिएटली लग रहे हैं और अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो गैप क्लोज करके हम पॉजिटिव जोन में भी आ सकते हैं। निफ्टी में भी पिछले 45 मिनट से देखें तो इनिशियल फॉल के बाद किसी तरह की कोई फॉलो थ्रू सेलिंग देखने के लिए नहीं मिली और अब जो है 45 मिनट के हाई क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ से निफ्टी में भी बाइंग बन सकती है 22,720 तक के लिए। बट ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी पे है। तो इमीडिएटली अगर दोनों में से एक इंडेक्स ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को डे लो के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। ये आराम से प्लस में आएगा, 49,000 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आज शाम तक आएंगे, सेकेंड हाफ में आएंगे टारगेट्स, तो थोड़ा सा ये 2-3 घंटे का पेशेंस रख के ट्रेड करना चाहिए। प्लस में तो आ जाएगा, प्रोबेबली 49,000 भी हम टच कर लेंगे। अनुमानित बाजार की दशा और दिशा अंशुल की तरफ से। लेकिन सीधा जुड़ते हैं अब दर्शकों के साथ और योर स्टॉक की खासियत यही है कि आपके स्टॉक से जुड़े सवालों के जवाब हम देते हैं लाइव। व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं और यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। बहरहाल भोपाल से राकेश वर्मा साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा दो शेयर्स पर सवाल था। एक TTML 4,000 शेयर लिए मैंने 89 पर। TTML, ओके। और दूसरा जय कॉर्प है
₹418 पर 1000 शेयर। तो क्या क्या गाइड करेंगे आप इसमें? मुझे ये बताइए कि आपने दोनों में ही कितना नजरिया जो है वो ले रखा है? नजरिया तो चल सकता है 6-8 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, बट अगर कोई फ्यूचर है तो। अगर कोई फ्यूचर है तो 6-8 महीना जो है आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए जैकॉब आपने 417 पर लिया हुआ है, 299 के आसपास यहाँ भाव चल रहा है। विवेक के पास आऊंगी। विवेक, 6 से 8 महीने का नजरिया है, पहले जैकॉब की बात करते हैं। 417 की इनकी बाइंग है, घाटा तो हो ही रहा है, क्या कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, एंड मेनली अंशुल जी को स्पेशल गुड मॉर्निंग। 2 दिन पहले हम लोग मिले थे वाराणसी में। देखिए, पहली चीज, जयकॉर्प ये एक ऐसी कंपनी है जो मेटल्स बनाती है, और ऐसी एक मेटल कंपनी है जो प्लास्टिक चीजों में भी कारोबार करती है। ऐसी प्लास्टिक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी है। मतलब मुझे बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आता है। ऐसी कंपनी से मैं दूर रहना चाहूंगा। आप अगर प्रॉफिट या नुकसान जो भी है बुक करके और कोई ढंग की कंपनी में अगर निवेश करते हो तो बेटर रिटर्न्स आगे चल के आपको मिल सकता है। और जब स्टॉक इतना कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, करीबन 150 की पी पे चलता है, तो इन दामों में भी ये तो मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच लगता है। तो इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए करीबन 101 रुपए। अब वो आएगा नहीं आएगा ये तो बाजार बताएगा, लेकिन हाँ, आज के फंडामेंटल्स के अनुसार इसको तो 100 रुपए होना चाहिए। तो मैं तो निकलने की सलाह दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर घाटा बुक करके आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। टाटा टेली, इसकी बाइंग इनकी 88 की है, देखिए। देखिए, टाटा टेली भी मेरे साइड से सेल रहेगा। स्टॉक काफी चल चुका है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत महंगा है। कंपनी कमाती नहीं है, अभी भी नुकसान कर रही है। और मतलब लेने का कोई तर्क मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, सारी टेलीकॉम चल रही थी, ओवरऑल सब कुछ चल रहा है करके ये भी चल गया। बट ये ऐसी हालत है कि इसमें बाई रिकमेंडेशन देने से मुझे तो बहुत डर लगता है। तो अब विवेक, क्योंकि दोनों ही काउंटर्स में से हम उनको निकलने की सलाह दे रहे हैं, दोनों ही काउंटर्स में वो घाटे में हैं, लेकिन अब 6 से 8 का नजरिया, 6 से 8 महीने का नजरिया, जहां पर जो घाटा हुआ है वो कवर अप हो जाए, कोई एक पिक बता दीजिए राकेश वर्मा जी को, ताकि थोड़ा सा उन्हें राहत भी मिल जाए। देखिए, 6, 7, 8 महीने के लिए एक अगर मुझे मेरे से अगर पिक मांगोगे तो मैं तो बहुत केयरफुल रहूंगा यहाँ पे। तो ये आई थिंक अंशुल जी का डोमेन है। टेक्निकल यहाँ पे ज्यादा बेटर काम करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवरऑल आप अगर फार्मा पे देखो तो काफी स्ट्रेंथ दिखने को मिल रही है। तो आगे चल के फार्मा अच्छा करेगा, तो आप कोई भी एक फार्मा कंपनी ले सकते हैं। ठीक है, तो फार्मा कंपनियां यहाँ से बेहतर लग रही हैं और वहाँ आप निवेशित रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले अपने दर्शक को जोड़ते हैं। कोलकाता से हमारे साथ सोबिया साथी हैं। वैसे सोबिया साची भी कोलकाता में बड़ा प्रसिद्ध नाम है। सोबिया साथी या सोबिया साची, जरा एक बार अपना नाम क्लियर कर दें। जी हेलो जी जी, अपना नाम एक बार और बता दें। हाँ जी, सब्यसाची मेरा नाम। जी जी, साच, वही मैंने कहा, मैं कलकत्ता में सब्यसाची नाम बड़ा प्रसिद्ध है, तो हम इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। सब्यसाची नाम है। बताएं सब्यसाची जी, क्या जानना चाहते हैं? पहले मैं चेती नवरात्रि का शुभकामना सबको देता हूँ, और आई एम रियली इंडेप्टेड आपका ईटी नाउ चैनल एज वेल एज ईटी नाउ जो पेपर है 25 साल पहले मेरा पिताजी हमको दिए थे। अरे वाह। हफ्ते में 3 बार, हर हफ्ते में 3 दिन रखते थे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, क्योंकि इस पे ब्रांड इक्विटी का एक पेज था। तो ही फर्स्ट टोल्ड मी जो ये पढ़ो, यू विल गेट द फंडामेंटल। अरे वाह। तो आज विवेक जी से मेरा सवाल है, ये मेरा क्वेरी है, आई नीड हिज सजेशन। कोविड टाइम पे मैं हेवीली इन्वेस्ट किया था पब्लिक सेक्टर पे, तो माय होल्डिंग्स इन पीएसयू में जैसे आईओसी, आरईसी, ये डबल डिजिट का है अभी। ठीक है। तो और इस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड यील्ड इज मोर देन 7%। ठीक तो है। अभी मेरा क्या, मैं एक डिविजा में हूँ, क्या करना चाहिए हमको? ये कैपिटल निकालना चाहिए, दूसरी ठीक है। जगह पे लगाना चाहिए, और शुड आई स्टे विद दिस इन्वेस्टमेंट? ठीक है। सब्यसाची जी, एक चीज बताइए कि आप अमाउंट बता सकते हैं? आपने कहा डबल डिजिट में आपकी इन्वेस्टमेंट रही है, इन स्टॉक्स में किन लेवल पे आपने एंट्री की? सब्यसाची, आवाज आ रही है?
लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन आईओसी का तो हमारे पास लेवल है। उन्होंने कहा डबल डिजिट 71 के आसपास इनकी खरीद है। दुविधा में है क्योंकि उन्होंने कोविड लेवल पे इन सभी में डबल डिजिट में खरीदारी की थी। विवेक, सीधा सवाल आपसे ही इन्होंने किया हुआ है और एक तरह से पुराना रिश्ता रहा है इनका हमारे ग्रुप से, और अखबार से लेकर और आज टीवी की दुनिया, इनकी पूरी पीढ़ी ने एक तरह से हमारे साथ निभाया है। तो जरा इन्हें एक विस्तृत नजरिया दीजिए। ओके, पहली चीज प्रशांत, इन्होंने कहा था कि डिविडेंड यील्ड अच्छा है, इसके लिए रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बाजार में आप डिविडेंड यील्ड के लिए नहीं आते हो। आपका जो नजरिया है वो डिविडेंड लेने का होना ही नहीं चाहिए। बाजार में आते हैं एक ग्रोथ देखने के लिए। कोई अगर कंपनी में आप निवेश करते हो तो आपको ग्रोथ मिलना चाहिए, और आप अगर सिर्फ डिविडेंड से खुश हो 7-8% से, तो मैं आपको ऐसे भी प्रोडक्ट दे सकता हूँ जहाँ पे आपको 10-11%, ऑलमोस्ट लाइक एफडी, उतनी ही सेफ्टी से आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो डिविडेंड के लिए नहीं आना चाहिए, आपको ग्रोथ के लिए आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आईओसी जब ये डबल डिजिट से था तब से मैं ईटी नाउ स्वदेश पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी जा रही है, और ये फ्यूचर है। और जिस हिसाब से ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना एक्सपेंशन और केपेक्स कर रही है, मुझे लग रहा है कि आईओसी यहाँ से अच्छा करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर देखते हो तो ये 250 का भी स्टॉक हो सकता है। लेकिन हाँ, एक तो इलेक्शन तक, जब तक रिजल्ट नहीं आए कुछ होने वाला नहीं है, और इलेक्शन के बाद अगर सेम सरकार आती है तो देखिए यहाँ पे प्राइस कट वगैरह, वो जो पहले सब्सिडीज वगैरह देना पड़ता था वो नहीं होगा। तो कंपनी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ही चलने वाली है। तो लंबे नजरिए के साथ इसका होल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह आईओसी पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और हैदराबाद से रेवंत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रेवंत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, रेवंत बात कर रहे हैं। सो मेरे पास IRB इंफ्रा है, मेरे पास 1600 शेयर्स है, एट द एवरेज प्राइस ऑफ 58 रुपीज लिए थे। उसको और कितने दिन रख सकते हैं? माय व्यू इज फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months, so I just would like to know this one, IRB इंफ्रा। एंड मेरे पास टाटा पावर है, 200 शेयर है, 378 के भाव से लिए थे। ठीक है, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, अच्छा मुनाफा हो रहा है दोनों ही स्टॉक में, और हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, और उस एवरेज जो प्राइस आपने बताई उस भाव से तो अच्छे लेवल्स पर इस वक्त दोनों ही स्टॉक पहुंच चुके हैं। अंशुल जी क्या सलाह देंगे? दोनों स्टॉक पर राय दीजिए, IRB इंफ्रा और टाटा पावर। जो इनका नजरिया है वो 3 से 6 महीने का है, तेजी के लिए रुके और या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं? देखिए पूजा जी, लास्ट वीक में जब आपके शो पे IRB डिस्कस हुआ था, 2 हफ्ते की बहुत टाइट साइड बार पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया था, और मंथली चार्ट पे ओपन लो था। तब से मैं कहते आ रहा हूँ मंथ हाई पे क्लोज करेगा। इमीडिएट स्विंग हाई 7190 का टारगेट दिया था, जो ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ है। अब बस इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा 72 के ऊपर, ये स्टॉक लगभग 82 की तरफ चलेगा। तो बिल्कुल इनको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर नया पैसा डालना भी है तो 72 के ऊपर ऐड कर सकते हैं। दोनों केस में टारगेट 82 के आसपास रहेगा। दूसरा, टाटा पावर में फ्रेश मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, वीकली में अच्छा कंसोलिडेशन रहा है, 3 इनसाइड बार से ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से टाटा पावर में 475 480 तक की अपसाइड आराम से बन सकती है। तो आउट ऑफ द 2 अगर एक लेना है तो मैं एनी डे IRB में यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। दोनों स्टॉक होल्ड करना चाहिए, 82 तक IRB और 475 480 तक टाटा पावर। अंशुल की तरफ से रतन कुमार साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार रतन जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, और बताइए। आपके प्रोग्राम को रोज देखता हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन करना था कि ये 5 पैसा एक कंपनी है जिसका 586 पर मैंने 100 शेयर्स लिए थे, इसको मुझे रिटेन करना चाहिए या नहीं? आपने जब ओके, तो फिलहाल तो आप घाटे में हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कब तक के लिए लिया था आपने? ये मैंने 3 months से 6 months तक रख सकता हूँ। ओके, 586 और 557 का करंट प्राइस। अंशुल, 3 महीने का नजरिया?
देखिए कविता जी, 5 पैसा में 131 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट फेल हुआ है। जो स्विंग लो था ब्रेकआउट के पहले 489, उसको टेस्ट करके वहां से फ्रेश बाइंग आ रही है। तो लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट लेवल था 590, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। प्रोबेबली 2 से 3 हफ्ते इसी जोन में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक में 800 850 तक की रैली बनेगी। तो बिल्कुल आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 800 850 तक का टारगेट मिलेगा। थोड़ा सा समय लेगा, 3 से 4 महीने समय लगता है और उतना समय आप देने भी तैयार हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड करना चाहिए। आपको यहां पर होल्ड करने की सलाह आपके नजरिए के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्वास्थ्य इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीणा जी। गुड मॉर्निंग संतोष, जरा बताएं आज आपकी पिक कौन सी है, रणनीति क्या होगी ऑप्शन के लिहाज से? या गुड मॉर्निंग। सो हम देख रहे हैं कि कमोडिटी स्टॉक्स में आज भी मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं एक और कमोडिटी स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, हिंद पेट्रो। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था। आज थोड़ा सा नीचे आया और लोअर लेवल से फिर से एक रिकवरी दिखा रहा है। मुझे लगता है कि आज फिर से इसमें तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर 490 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 13 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ 17 रुपीज का टारगेट रहेगा और 11 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो HPCL पर ऑप्शन की रणनीति, अहम लेवल्स आपको सुझा दिए गए। शुक्रिया करेंगे संतोष आपका हमसे जुड़ने के लिए, अहम राय के लिए। लेकिन यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो FNO ट्रेडिंग की दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है और यहां 90% लोगों को नुकसान होता है। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर इस नुकसान के दायरे के बारे में भी आपको बताता है और इसलिए बहुत सोच समझकर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है। अगले दर्शक को शामिल करते हैं। असम से नोभर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। जी नमस्कार मैम। मैं यहाँ तेजपुर से बोल रहा था। जी जी, हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, ये विप्रो के शेयर थे मेरे पास, 200 शेयर है 588 के भाव पे। जी। तो मैडम काफी साल हो गए, लगभग 3-4 साल हो गए उसको मैंने होल्ड कर रखा है सर। भाव भी नहीं आ रहा, क्या करूं? होल्ड करूं आगे या फिर उसको सेल करके कुछ और ले लूं? ओके, ठीक है, आपकी मदद करते हैं। 600 तो ये तब आपने लिया था जब काफ़ी तेज़ी में था ये स्टॉक और उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। विवेक जी, क्या करें? विप्रो में नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और समय भी बहुत दे चुके हैं। 2-3 साल की होल्डिंग है इनकी, लेकिन कोई यहाँ पर रिकवरी नज़र नहीं आ रही है और इनके लेवल से तो अभी काफ़ी दूर है ये स्टॉक। क्या करें? होल्ड करना चाहिए, अभी थोड़ा समय दे तो थोड़ा कुछ रिकवरी की आशंका है स्टॉक में, विप्रो में? पूजा, जो IT सर्विसेज सेगमेंट है, पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर वाला है, जिसमें विप्रो भी है, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये जो कंपनीज है, इन पे मैं अभी भी अंडरवेट, और अंडरवेट तो क्या मेरे पास है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा और अंडर परफॉर्म करेंगे कुछ समय के लिए, और उस थोड़ा सा और मतलब जब रेट कट्स वगैरह चालू हो जाएगा US में, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी हलचल देखने को मिले। तो आपने क्योंकि 3 साल वेट कर लिया है, मुझे लगता है कि और 6 महीने आपको वेट करना चाहिए। अब कंपनी फंडामेंटली बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो बिजनेस, अंडरलाइंग बिजनेस है, वहां पे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। तो ये इमीडिएटली ऊपर नहीं जाने वाला है। मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा तो भी 520 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इसी रेंज में ये ट्रेड होना चाहिए। तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, अपसाइड बहुत लिमिटेड है, और आपको 6 महीना देना चाहिए। उसके बाद एक निर्णय ले सकते हैं कि इससे निकलना है कि नहीं। है सलाह विप्रो पर आपके लिए। रिटेल निवेशकों के सवालों के जवाब तो हम देते ही रहते हैं, उन्हें रणनीति हम सुझाते ही रहते हैं, लेकिन आखिर बड़े निवेशक जो होते हैं उनके पोर्टफोलियो से भी काफ़ी सारी रणनीतियां सामने नजर आती हैं और सबकी नज़र इस पर होती भी है। तो पिछले एक तिमाही की अगर हम बात करें, बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो में आखिर किस तरह के बदलाव हुए हैं, उन्होंने कहाँ से एग्जिट मारा है और कहाँ पर एंट्री की है, पूरा एनालिसिस, विश्लेषण हमारे सहयोगी शरद दुबे लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं शरद, बड़े निवेशक क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, मार्की इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस हुई है उसको हमने एनालाइज किया है और बड़े दिग्गज
जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं, अहम चेंजेस, उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला जो है पोर्टफोलियो मुकुल महावीर अग्रवाल का। सूर्य रोशनी में जो है कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो कंपनी है सांगी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे उनका स्टेक जो है 1% से कम या कंप्लीट एग्जिट हो चुका है। धाबरिया पॉलीवुड स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, लगभग 1% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया और उनका स्टेक लगभग 4% हो जाता है। दूसरे बड़े इन्वेस्टर अनिल कुमार गोयल के अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो स्पोर्ट किंग इंडिया करके कंपनी है, जहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट से जो है उनका स्टेक बढ़ा है। वही द्वारिकेश इंडस्ट्रीज़ और स्टार पेपर मिल्स, ये दोनों स्टॉक में जो है उनकी जो है स्टेक में गिरावट देखने मिली है। और इम्पोर्टेंटली द्वारिकेश शुगर में तो ऑलमोस्ट 1.86% का स्टेक गिरा है। आशीष कचोलिया के जो 2 कंपनीज़ हैं आपके ब्रांड कॉन्सेप्ट्स और वैभव ग्लोबल, इन दोनों ही कंपनी में जो है उनकी स्टेक बढ़ी है लगभग 10 से लेकर 20 बेसिस पॉइंट्स तक। वही एस इन्वेस्टर विजय केडिया, इनके बारे में कहें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। आप सियाराम सिल्क मिल और पटेल इंजीनियरिंग, ये 2 स्टॉक्स में, दोनों ही स्टॉक्स में 10 बेसिस पॉइंट से का जो है गिरावट देखने मिला है इनके होल्डिंग में। डॉली खन्ना की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंट्री आई है वो है सेलान एक्सप्लोरेशन, पहली बार इनका नाम दिखा 1% स्टेक के साथ। वहीं थोड़ी सी जो है अब स्टेक मैंगलोर केमिकल में बढ़ाई गई है। वही चेन्नई पेट्रोकेम और प्रकाश पाइप्स, इन दोनों कंपनी में जो है इनका स्टेक थोड़ा घटा है। आखिर में बात करेंगे GQG पार्टनर्स फंड की। यहाँ पे जो ऑफकोर्स उनकी एक्सपोजर अदानी ग्रुप में ज़्यादा है, तो अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर, दोनों ही सेगमेंट में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है 22 से लेकर लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स तक रेस्पेक्टिवली। तो ये बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिसकी पोर्टफोलियोज हम ट्रैक कर रहे हैं, और अहम स्टॉक्स जहाँ पे एडिशंस, डिलीशंस या स्टेक इंक्रीज डिक्रीज है वो हम आपके सामने लाए हैं। शरद, शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स जो हैं वो समझ में आते हैं, लेकिन सही और सटीक सलाह के लिए आपको ET Now स्वदेश के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट पैनल आपको बताते हैं आपके निवेश लक्ष्यों के लिए निवेश रणनीति। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन